आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन J.P. गिलफर्ड ने किया था। इनका पूरा नाम था J. पॉल गिलफर्ड। यह एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जो मार्क्वेट, नेब्रास्का में 7 मार्च 1897 को पैदा हुए। मानव बुद्धि के बारे में उनके मनोमितीय अध्ययन तथा संकेंद्रित और विकेंद्रित उत्पाद के बीच अंतर के व्याख्या के लिए वे पूरे विश्व में जाने जाते हैं। नेब्रास्का विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने एडवर्ड टिचनर के निर्देशन में 1919 से 1921 तक कॉर्नेल में अध्ययन किया और बच्चों पर बुद्धि परीक्षण किया। उन्होंने अपनी 1967 में सेवानिवृत्ति तक विभिन्न विश्वविद्यालयों जैसे कैंसस विश्वविद्यालय, नेब्रास्का विश्वविद्यालय तथा दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। स्पीयरमैन के विपरीत गिलफर्ड का मानना था कि बुद्धि बहु गतिविधियों का एक संयोजन है। इसीलिए उन्होंने बुद्धि संरचना सिद्धांत की खोज की। आइए जाने जेपाल गिलफर्ड और उसके सहयोगियों ने 3 मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि संरचना की व्याख्या की थी। स्पीयरमैन के विपरीत गिलफर्ड का यह मानना था कि बुद्धि बहु गतिविधियों का एक संयोजन है। 1950 के अंत तक उन्होंने नवीन मानसिक योग्यताओं की खोज करके वर्गीकृत करने की एक प्रणाली को विकसित करने के प्रयास किए तथा बुद्धि संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल का प्रथम संस्करण प्रस्तुत किया। यह मॉडल कारक विश्लेषण पर आधारित था। उन्होंने तर्क दिया कि बुद्धि में अनेक बौद्धिक योग्यताएं समाहित होती हैं। उन्होंने पहले बुद्धि में स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले कारकों के 120 कारकों के साथ एक मॉडल प्रस्तावित किया, जिसे बाद में संशोधित करके 180 कर दिया गया। बुद्धि संरचना के इस मॉडल में सभी मानसिक योग्यताओं को उन्होंने 3 आयामों में व्यवस्थित किया। ये 3 आयाम हैं कंटेंट्स, ऑपरेशंस और प्रोडक्ट्स। अब कंटेंट्स की बात करें तो इसमें उन्होंने प्रथम संस्करण में 4 कारक बताए: फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल। और ऑपरेशन में 5 कारक बताए: कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग और इवैल्यूएशन। इसी प्रकार प्रोडक्ट में, उत्पाद में यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस और इंप्लीकेशंस। इस प्रकार के मॉडल को उन्होंने त्रिविमीय आकृति में दिखाया, जिसमें एक और 4 बॉक्स थे, एक और 5 बॉक्स थे और एक और 6 बॉक्स थे। और ये बॉक्स 4 गुणा 5 गुणा 6 कुल 120 बॉक्स का उन्होंने यह मॉडल प्रस्तावित किया। लेकिन बाद में गिलफर्ड और उसके सहयोगियों ने मिलकर इस शोध को जारी रखा और इस संख्या को उन्होंने 5 गुणा 6 गुणा 6 बराबर है 180 बताया। इसमें क्या क्या उन्होंने सुधार किए?
कंटेंट्स को उन्होंने फिगुरल को तोड़ के विजुअल और ऑडिटरी कर दिया, दृश्य और श्रव्य, और सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। उसी प्रकार ऑपरेशन में कॉग्निशन और मेमोरी को भी उन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया, मेमोरी ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोटेक्शन, कन्वर्जेंट प्रोटेक्शन एंड इवैल्यूएशन। और उत्पाद में कोई बदलाव ना करते हुए यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इंप्लीकेशंस, ये 6 उत्पाद उन्होंने बताए हैं। आइए अब हम इन उत्पादों को विस्तार से जानें। सबसे पहले कंटेंट्स, विषय वस्तु आयाम। इस आयाम में सूचना के विस्तृत क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में व्यक्ति की बौद्धिक संक्रियाओं के अनुप्रयोग किए जाते हैं। जब गिलफर्ड ने यह मॉडल प्रस्तुत किया था तब इसमें केवल 4 श्रेणियां ही शामिल थी, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। लेकिन बाद में अपने सहयोगियों के साथ किए गए शोध के अनुसार श्रव्य और दृश्य दोनों को अलग कर दिया गया। इस प्रकार इसकी 5 श्रेणियां बन गई। कौन सी? चाक्षुष अर्थात विजुअल, श्रवणात्मक ऑडिटरी प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक अर्थ विषयक, सिमेंटिक व्यवहारात्मक बिहेवियरल। आइए अब हम जानें कि इनका संबंध किससे है। सबसे पहले चाक्षुष, देखने के द्वारा ग्रहण की गई सूचना या एक प्रतिमान के रूप में रेटिना से उद्दीपन से उत्पन्न होने वाली सूचना, इस सब को उन्होंने चाक्षुष श्रेणी के अंदर रखा। उसके बाद श्रवणात्मक, श्रवणात्मक की बात करें तो सुनने के द्वारा ग्रहण की गई सूचना तथा आंतरिक कान के केल्किया के उद्दीपन से एक ध्वनि के रूप में उत्पन्न होने वाली सूचना, इसे उन्होंने श्रवणात्मक श्रेणी के अंतर्गत रखा। फिर रेखा चित्र, वह सूचना जो गैर मौखिक या चित्र के आधारित है, उसे बाद में श्रव्य एवं दृश्य में बांट दिया गया था। उसके बाद प्रतीकात्मक, तो प्रतीक या चिन्ह के रूप में ग्रहण की गई वह सूचना जो किसी अन्य के लिए होती है, उनका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता, जैसे अरबी संख्याएं, वर्णमाला के अक्षर, संगीत में एवं वैज्ञानिक संकेत, गणित के संकेत, तो ये सारे प्रतीकात्मक श्रेणी में शामिल किए गए। अर्थ विषयक में विचारों तथा मौखिक अर्थ से संबंधित सूचनाएं हैं, जिनका कोई अर्थ हो, जिनके विचार को समझा जाए। उसके बाद व्यवहारात्मक, तो लोगों के कार्य या व्यवहार के रूप में ग्रहण की गई सूचना, यह व्यवहारात्मक श्रेणी में रखी गई। संक्रिया आयाम, संज्ञान, स्मृति अभिलेखन, संज्ञान अर्थात कॉग्निशन, स्मृति अभिलेखन मेमोरी रिकॉर्डिंग, स्मृति प्रतिधारण मेमोरी रिटेंशन, अपसारी उत्पादन डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, अभिसारी उत्पादन कन्वर्जेंट प्रोडक्शन और मूल्यांकन। तो इनकी बात करें तो संज्ञान, सूचना को समझने, बोध करने, खोजने तथा जागरूक होने की योग्यता, यह संज्ञान श्रेणी की योग्यताएं हैं। स्मृति अभिलेखन में सूचना को सांकेतिक शब्दों में बदलने की योग्यता। स्मृति प्रतिधारण, सूचना को स्मरण करने की योग्यता। अपसारी उत्पादन, सृजनात्मक रूप से एक समस्या के लिए अनेक समाधान उत्पन्न करने की योग्यता। उसी प्रकार अभिसारी उत्पादन में
नियम का पालन करते हुए या समस्या समाधान करते हुए एक समस्या के एक एकल समाधान तक पहुंचने की योग्यता। और मूल्यांकन सूचना सटीक, संगीत या वैध है कि नहीं, इससे संबंधित निर्णय लेने की योग्यता। उस पूरी सूचनाओं का एक मूल्यांकन, एक निष्कर्ष निकालने की योग्यता, यह मूल्यांकन श्रेणी में शामिल की गई। आगे है उत्पाद। उत्पाद आयाम में निर्देशित विषय वस्तु के लिए विशेष संक्रिया को लागू करने को परिणाम शामिल है। इसमें बढ़ती जटिलता के 6 प्रकार के उत्पाद शामिल किए गए हैं। वो है इकाई यूनिट, वर्ग क्लासेस, संबंध रिलेशन, व्यवस्था सिस्टम, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, निहितार्थ इंप्लीकेशन। इकाई यह सूचना या ज्ञान का एक ही वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। यदि वर्ग की बात करें तो यह कुछ सामान्य विशेषताओं को साझा करने वाले आइटम का एक सेट है। एक क्लास, एक वर्ग, जैसे महिलाओं का वर्ग, जैसे छात्रों का वर्ग, जैसे 12वीं कक्षा के छात्रों का वर्ग, जैसे डीएलएड के छात्रों का वर्ग। तो ये एक ही जिसमें वस्तु का प्रतिनिधित्व हो उसे वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। संबंध वस्तुओं या चर के बीच एक संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि विपरीत संयोजन, अनुक्रम या समरूपता भी हो सकता है। संबंध समरूप भी हो सकते हैं, विपरीत भी हो सकते हैं। व्यवस्था सहभागिता वाले भागों के साथ आइटम या नेटवर्क का एक संगठन या व्यवस्था है। उसी प्रकार रूपांतरण दृष्टिकोण में परिवर्तन या रूपांतरण से नया ज्ञान सृजन करना, जैसे किसी शब्द में अक्षरों के क्रम को उलट देना, कुछ नया बना देना, कुछ नया क्रियात्मक कर देना, वो है रूपांतरण। जैसे हमने एक बच्चे को कुछ एक गाय के ऊपर हमने 10 लाइनें लिखने को कहा, लेकिन उसने 10 लाइनें तो लिखी लेकिन साथ में गाय का चित्र भी बना दिया, तो उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया उस वस्तु को, तो वो है रूपांतरण। उसी प्रकार निहितार्थ यह ज्ञान से भविष्यवाणी, निष्कर्ष, परिणाम या प्रतिज्ञा को सूचित करता है। हमने उस अपने ज्ञान को कैसे यूज करना है, कैसे उसको अपने दैनिक जीवन में, अपने कार्य में, अपने निष्कर्ष में, अपने परिणाम में उसको कैसे यूज करना है, उस परिणाम को कैसे हमने अपने जीवन में ढालना है, वो है इंप्लीकेशन। एक व्यक्ति के द्वारा पूरे किए गए प्रत्येक कार्य में एक विशेष प्रकार की विषय वस्तु, मानसिक संक्रिया तथा एक उत्पाद समाहित होता है, ऐसा जेपी गिलफर्ड ने बोला। उदाहरण के लिए अध्यापक कक्ष में शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को सूचनाएं और ज्ञान प्रदान करता है। यह कार्य विषय वस्तु आयाम के अंतर्गत किया जाता है। विद्यार्थी अध्यापक को सुन भी रहे होते हैं और साथ में देख भी रहे होते हैं। उसी प्रकार अध्यापक कक्ष में प्रदान की गई जानकारी का प्रयोग कर बच्चों को गृह कार्य देता है और उसका मूल्यांकन भी करता है। तो यह किसके अंतर्गत है? यह उसके दूसरे आयाम संक्रिया के अंतर्गत है। उसी प्रकार बच्चे विद्यालय में सीखी गई बातों का अनुप्रयोग करके अपने दैनिक कार्यों में करते हैं। इस ज्ञान से उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है और वह किसी विषय के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यह उत्पाद है। अतः गिलफोर्ड ने 5 प्रकार के विषय वस्तु, 6 प्रकार की संक्रिया और 6 प्रकार के उत्पाद बताए हैं, जो विशिष्ट मानसिक योग्यताओं के 5 × 6 × 6 बराबर 180 प्रकारों में है, जिनमें से 100 से अधिक प्रयोग सत्यापित भी हो चुके हैं। गिलफर्ड के बुद्धि संरचना के सिद्धांत के अत्यधिक जटिल होने के कारण आलोचना भी हुई है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से गिलफर्ड के कारक
इतने संकीर्ण और विशेषित हैं कि उनकी व्यावसायिक एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन में पूर्वानुमान के लिए बहुत ही कम महत्व है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी बुद्धि पर अनुसंधान के क्षेत्र में उनके सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हमने गिलफर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।